हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज यहां करने वाले हैं हम चैप्टर 9 दैट इज बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे आए, हम थोड़ा सा बेस को समझ लेते हैं। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम टाइप ऑफ केमिकल से बने हुए हैं, यानी कि इनके अंदर सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड प्रेजेंट है क्या? तो ये हमें पता कैसे चलेगा? तो अगर हम प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या फिर माइक्रोबियल पेस्ट का एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करें तो हमें जो लिस्ट मिलेगी एलिमेंट्स की वो होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऐसे ही कुछ और एलिमेंट्स। और अगर हम सेम प्रोसेस अर्थ क्रस्ट के साथ परफॉर्म करें, यानी कि अर्थ क्रस्ट का भी हम एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करें, तो हमें अगेन सेम लिस्ट मिलेगी, सेम एलिमेंट्स की ही लिस्ट मिलेगी, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सभी अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स, एंड दिस साइड आप देख सकते हैं ये सभी एलिमेंट्स जो कि एक ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं। दोनों में जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहां से ये पता चलता है कि जो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में है वही सेम एलिमेंट्स हमें एक लिविंग टिश्यू में भी देखने को मिलेगा। बट अगर हम इस एनालिसिस को थोड़ा सा और डिटेल में देखें, थोड़ा सा और क्लोज जाए, तो हम पाएंगे कि जो हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशो है इन अर्थ क्रस्ट एंड इन अ लिविंग टिश्यू वो वेरी करता है, यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन ये एक लिविंग टिश्यू में ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू इन अर्थ क्रस्ट। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक दैट इज हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, यानी कि किसी भी लिविंग टिश्यू में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं इसका पता कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एक लिविंग टिश्यू, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर, एंड इस लिविंग टिश्यू को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूजिंग अ मोर्टार एंड पेस्टल। देन ग्राइंडिंग के बाद हमें एक पेस्ट जैसा मटेरियल मिलेगा जिसे हम कहेंगे स्लरी। इस स्लरी को हम चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ से स्ट्रेन कर लेंगे, यानी कि छान लेंगे। छानने के बाद हमें दो चीजें ऑब्टेन होंगी, पहली जो उस क्लॉथ से छन के नीचे आ जाएगी और सेकंड जो उस क्लॉथ में ही रह जाएगा। तो जो पोर्शन छन के नीचे आ जाएगा उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट एंड सेकेंड फ्रैक्शन को हम कहेंगे रिटेंटेट। तो फिल्ट्रेट जो है ये होता है एसिड सॉल्युबल पूल, यानी कि वो सब चीजें सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर जो कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सॉल्युबल हैं वो सभी छन के आ जाएंगी, एंड जो इनसॉल्युबल है वो हमारा पोर्शन है रिटेंटेट का। यहाँ पे हमें दो चीजें मिलेंगी, एसिड सॉल्युबल पूल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सभी कहलाएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एंड जो कंपोनेंट्स एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट है उन्हें कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो साइंटिस्ट हैं दे ऑब्टेन लॉट्स ऑफ, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एसिड सॉल्युबल पूल। तो इस तरीके से लिविंग टिश्यू में पाए जाने वाले कंपाउंड्स को आइसोलेट एंड प्योरीफाई करके हमें एक आइडिया मिल जाता है कि उन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस तरीके से हमें जितने भी कंपाउंड्स मिलते हैं इन्हीं कंपाउंड्स को कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे?
बायोमोलिक्यूल्स या फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं which have molecular weight less than 1000 daltons and are found in acid soluble pool. It includes sugars, amino acids, nucleotides, minerals, water. ऑर्गेनिक के अलावा लिविंग टिश्यूज में कई इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनका पता कैसे लगाएंगे, इसका भी तरीका है। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा लिविंग टिश्यू ले लेंगे, से अ लीफ और लिवर। इस लिविंग टिश्यू को हम वेट कर लेंगे एंड इस वेट को कहेंगे वेट वेट। वेट करने के बाद देन इसे अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने में क्या होगा, जितना भी वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा एंड बाकी जो मटेरियल बच जाएगा उससे हमें मिलेगा इस टिश्यू का ड्राई वेट। देन इसे बर्न करेंगे एंड ड्यूरिंग द बर्निंग जो ड्राइड टिश्यू है उनमें जो कार्बन है, तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स जो हैं आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म, जैसे कि CO2 एंड वाटर वेपर्स। एंड इसके अलावा जो बाकी बच जाएगा जिसे ऐश कहते हैं, ओके। तो ये जो ऐश है इसमें प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। ऐसे ही कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हमें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी देखने को मिला है, जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट। तो इसी तरह से जो एलिमेंटल एनालिसिस है ये हमें बताता है कि जो लिविंग टिश्यू हैं दे कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से एनालिसिस करके हमें ओवरऑल पता क्या चलता है कि जो लिविंग टिश्यू है दे कंटेन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स इन इट। सो अगर हम एक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स एटसेट्रा, बट from a biological point of view, we shall classify them into amino acids, nucleotide bases, fatty acid and इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स में। अब हम समझते हैं अपने पहले बायोमोलिक्यूल को, दैट इज अमाइनो एसिड, जो कि एसिड सॉल्युबल पूल में आता है, यानी कि ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है और साथ ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर ऑल्सो। तो ये है एक अमाइनो एसिड जिसमें आपको कार्बन के एक तरफ अमाइनो ग्रुप मिलेगा विच हैज बेसिक प्रॉपर्टी और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेगा विच हैज एसिडिक प्रॉपर्टी। ये दोनों ही ग्रुप सेम कार्बन के साथ अटैच होते हैं एंड इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। तो यानी कि ये अमाइनो एसिड कहलाएगा अल्फा अमाइनो एसिड। इसे सब्स्टिट्यूएंट मीथेन भी कह सकते हैं। तो जो अमाइनो एसिड है इट हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और इन चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप्स अटैच हैं। एक तरफ आ जाता है अमाइनो ग्रुप, एक तरफ आ जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप, देन यहां आप देख सकते हैं दिस इज हाइड्रोजन और ये है आर ग्रुप या फिर साइड चेन। तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन्स जो हैं ये बने होते हैं 20 टाइप्स ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। तो यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन हैं वो टाइप्स डिपेंड करती हैं उनमें प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स अमाइनो एसिड्स पे। तो अगर इन अमाइनो एसिड्स में जो आर ग्रुप है अगर वो हाइड्रोजन होता है तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम कहेंगे ग्लाइसिन। अगर ये आर ग्रुप मिथाइल होता है तो इसे हम कहेंगे एलेनिन एंड अगर ये आर ग्रुप हाइड्रोक्सिल मिथाइल होता है तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम कहेंगे सेरिन। तो किसी भी अमाइनो एसिड में जो अमाइनो, कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है
वो बताती है उस अमाइनो एसिड के केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो किसी भी अमाइनो एसिड्स में कितने अमाइनो या कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, बेस्ड ऑन दैट इन्हें क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट है एसिडिक, जिसका एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाइनो ग्रुप जो कि बेसिक प्रॉपर्टी वाला होता है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये एक एसिडिक अमाइनो एसिड है। देन नेक्स्ट आता है बेसिक, जिसका एग्जाम्पल है लाइसिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप के कंपैरिजन में अमाइनो ग्रुप की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये एक बेसिक अमाइनो एसिड है। देन थर्ड है न्यूट्रल टाइप, जिसका एग्जाम्पल है वेलिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेशो है कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप का वो इक्वल है, तो ये एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। देन सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो एरोमेटिक के एग्जाम्पल है पहला टायरोसिन, नेक्स्ट है फिनाइलएलेनिन, दिस इज द स्ट्रक्चर, एंड थर्ड टाइप है ट्रिप्टोफैन, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी की। तो अमाइनो एसिड में प्रेजेंट अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये आयोनाइजेबल नेचर के होते हैं, इसीलिए इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच जो अमाइनो एसिड है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पीएच लो है तो यहाँ जो अमाइनो एसिड है ये कैटायन फॉर्म करेगा, अगर पीएच हाई है तो अमाइनो एसिड एनायन फॉर्म करेगा, एंड अगर पीएच न्यूट्रल है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ज़्विटेरियोन। तो ये जो टर्म है ये आप अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल की, दैट इज लिपिड्स, जिसे मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में रखा गया है बिकॉज कि ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाता है, बट ये ट्रूली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है क्योंकि इसका साइज 800 डाल्टन से कम है। लिपिड्स आर हाइड्रोकार्बन containing molecules that is fatty acid and are water insoluble. फैटी एसिड्स में होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। तो ये है कार्बोक्सिल ग्रुप एंड दिस इज आर ग्रुप। आर ग्रुप यहाँ पे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और एनी हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स विच कंटेन 1 to 19 कार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड, तो ये पाल्मिटिक एसिड है जिसमें 16 कार्बन्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन ऑल्सो। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है एराकिडोनिक एसिड जिसमें 20 कार्बन एटम्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। तो फैटी एसिड जो है इट कुड बी सैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होते हैं विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, या फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स देखे जा सकते हैं। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ये है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन यानी कि ग्लिसरॉल। तो कुछ लिपिड्स में ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एंड ये दोनों स्टेरिफाइड होकर के फॉर्म करते हैं ग्लिसराइड का। तो ये जो ग्लिसराइड है इट कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। तो बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट इन्हें क्लासिफाई किया गया है फैट्स एंड ऑयल में। ऑयल्स वो होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, फॉर एग्जाम्पल जिंजली ऑयल, इसीलिए ये लिक्विड ही फॉर्म में रहते हैं विंटर्स में भी क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। इसी का ऑपोजिट जो फैट्स हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए विंटर्स में जम जाते हैं। इसके अलावा
कुछ लिपिड्स में फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होता है एंड दे आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। तो ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेसिथिन, तो ये है लेसिथिन। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी होते हैं जो कि न्यूरल टिश्यूज में पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स के अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कई ऐसे कार्बन कंपाउंड्स भी हैं जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन बेसेस, जिसके एग्जाम्पल्स हैं एडिनोसिन, ग्वानोसाइन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमाइन। ये नाइट्रोजन बेसेस अगर शुगर से अटैच हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज या राइबोज शुगर के साथ, तो ये कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, जिसके एग्जाम्पल हैं एडिनोसिन, ग्वानोसाइन, थाइमिडिन, यूरिडिन एंड साइटिडिन। एंड ये न्यूक्लियोसाइड्स जब फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो जाते हैं तो ये कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके एग्जाम्पल्स हैं एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड्स। तो ये सभी ऐसे कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स पाए जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए एंड आरएनए, इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली एंड ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं। सेल्स में प्रेजेंट केमिकल कंपोजिशन को कैसे जाना जाए ये तो हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो मेटाबोलाइट्स जो हैं ये वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं एंड जिन्हें कैटेलाइज किया जाता है बाय सेवरल एंजाइम्स जो कि सेल्स में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ये दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को पहले समझ लेते हैं। ये काफी एसेंशियल होते हैं फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। इसीलिए ये बॉडी के ग्रोथ फेज के दौरान कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं एंड दे इन्वॉल्व इन प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं शुगर, अमाइनो एसिड्स, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं ये थोड़े स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाय माइक्रोब्स, फंगई और प्लांट्स के थ्रू। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में या फिर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में। इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं अल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स, कलर्ड पिगमेंट्स। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इनका काफी ज्यादा यूज है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, जैसे कि रबर में, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स या फिर एज पिगमेंट। इसके अलावा ये इकोलॉजिकली भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब हम बात करेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हम लिपिड्स को पढ़ चुके हैं, बट लिपिड जो है वो बाकी मैक्रो मॉलिक्यूल से थोड़ा अलग है। कैसे, चलिए इसको समझते हैं। तो होता क्या है, ड्यूरिंग द एनालिसिस जो एसिड सॉल्युबल पूल हमें मिलता है उसमें पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट का जो रेंज है वो 18 to 800 डाल्टन होता है अप्रोक्सीमेटली। एंड जो फ्रैक्शन एसिड इनसॉल्युबल का है इसमें पाए जाने वाले कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट रेंज करता है 10,000 या उससे ज्यादा, एक्सेप्ट लिपिड्स। क्योंकि लिपिड्स जो है ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है, बट इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, यानी कि जो लिपिड है ये ट्रूली मैक्रो मॉलिक्यूल में नहीं आता है। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं 4 टाइप्स के आते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स।
तो लिपिड्स यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये ट्रूली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। तो फॉर दिस वेरी रीजन जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला, दोज विच आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है देन 1000 डाल्टन, जिन्हें हम कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स या फिर सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। और दूसरी जो कैटेगरी है वो आती है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की, जिसे हम कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स इन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन with the exception of lipids are polymeric substances। तो ये आप याद रखेंगे, जो polymeric substances हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स ही हैं except lipids। तो अब सवाल ये आता है कि जो लिपिड्स है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, ये क्यों एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह जाता है, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में रह जाता है। तो बात ये है कि लिपिड्स ये प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन एंड दूसरे मेम्ब्रेन्स में, एंड टिश्यूज को जब ग्राइंड किया जाता है फॉर एनालिसिस, उस टाइम सेल मेम्ब्रेन और दूसरे मेम्ब्रेन जो है दे ब्रोक इनटू पीसेस एंड दे फॉर्म वेसिकल्स, जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एंड इसीलिए ये जो वेसिकल्स हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं मेम्ब्रेन के, ये सेपरेट हो जाते हैं अलोंग विद एसिड इनसॉल्युबल पूल के साथ, एंड कहलाते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन। तो जो लिपिड्स है दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। एसिड सॉल्युबल पूल जो है ये रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को ओनली, एंड जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है यानी कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इसमें आ जाते हैं साइटोप्लाज्म के मैक्रोमोलिक्यूल्स प्लस ऑर्गेनेल्स। तो दोनों साथ में यानी कि मैक्रो एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये दोनों एंटायरली रिप्रेजेंट करते हैं ऑल द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द लिविंग टिश्यू या फिर ऑर्गेनिजम्स को। तो जितने भी केमिकल कंपोजिशंस हैं, चाहे वो माइक्रोमोलिक्यूल्स के हों चाहे वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के हों, इन सभी को अगर हम अरेंज कर देंगे क्लास वाइज, तो हम पाएंगे कि जो वाटर है इन सभी में, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप देख सकते हैं वाटर जो है इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो अमाउंट है दैट इज 70 to 90% ऑफ टोटल सेलुलर मास। इसके बाद आ जाता है प्रोटीन्स, देन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, और सबसे कम जो है दैट इज आयंस। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन्स, जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है एंड इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो होता क्या है, प्रोटीन्स में जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं दे लिंक टुगेदर विद पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमाइनो एसिड एंड जो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इन्हें हम साथ में कहेंगे पॉलीपेप्टाइड, एंड इस तरह से ये प्रोटीन फॉर्म करते हैं। यानी कि जो प्रोटीन है ये एक पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का। तो अमाइनो एसिड्स इट इज ऑफ 20 टाइप्स, जिनमें से कुछ के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एलेनिन, साइटिन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। तो ऐसे ही 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। एंड ये जो पॉलीमर है इट कैन बी हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर, लेकिन जो प्रोटीन है ये एक हेट्रोपॉलीमर होता है, ना कि होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, यानी कि जो पॉलीमर है वो सेम काइंड ऑफ अमाइनो एसिड का बना होता है। ऐसे पॉलीमर को हम कहेंगे होमोपॉलीमर। बट जो प्रोटीन है ये एक हेट्रोपॉलीमर होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स का बना होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं प्रोटीन के, साथ ही में इनके फंक्शंस भी गिवन है। तो प्रोटीन्स जो कि अमाइनो एसिड्स का बना होता है, तो अमाइनो एसिड्स ये दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल।
एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफी जरूरी होते हैं एंड इन्हें हमारी बॉडी का बना नहीं पाती है नेचुरली, तो इन्हें हमें अपने डाइट के थ्रू कंज्यूम करना पड़ता है। जैसे कि प्रोटीन्स, तो प्रोटीन हमें बाहर से लेना पड़ता है इन द थ्रू आवर डाइट, ये हमारी बॉडी नेचुरली नहीं बनाती है। एंड दूसरी जो कैटेगरी है वो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, जो कि हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है, इन्हें हमें बाहर से कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि एलेनिन या फिर ग्लाइसिन। फंक्शंस की बात करें अगर प्रोटीन्स के, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन्स फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, कुछ प्रोटीन्स एक्ट करते हैं एज हार्मोन और एंजाइम्स। एंड कोलेजन जो है ये एक ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है इन एनिमल वर्ल्ड। एंड थ्रू आउट बायोस्फीयर की बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है रुबिस्को, यानी कि राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ये दोनों एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। इन एनिमल्स कोलेजन सबसे ज्यादा अबंडेंट है एंड थ्रू आउट द बायोस्फीयर रुबिस्को सबसे ज्यादा अबंडेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की, जो कि अगेन एक एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन का पार्ट है, इसीलिए कहलाएगा मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ शुगर्स। तो कई सारे शुगर्स जैसे कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, जिन्हें मोनोसेकेराइड्स कहते हैं, ये मोनोसेकेराइड्स आपस में लिंक करके एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं एंड इस लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स को कहेंगे पॉलीसेकेराइड्स। डिपेंडिंग ऑन कंपोजिशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स इट इज ऑफ टू टाइप। पहला है होमोपॉलीसेकेराइड्स, जिसमें पाए जाने वाले मोनोमर्स एक जैसे होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं। एंड दूसरा है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, यानी कि जिसमें पाए जाने वाले मोनोसेकेराइड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स की। तो अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। एग्जाम्पल है सेलुलोज, स्टार्च, जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, एंड ग्लाइकोजन, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। ये तीनों ही पॉलीसेकेराइड्स बने होते हैं सेम काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड से, दैट इज ग्लूकोज। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज इंसुलिन, जो कि बना होता है फ्रक्टोज से। एंड थर्ड इज काइटिन, जो कि लॉन्ग चेन है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मोनोसेकेराइड का, which is a derivative of glucose, and it form exoskeleton of arthropods and fungal cell walls. तो पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। तो राइट एंड जो है पॉलीसेकेराइड का, इसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एंड, एंड लेफ्ट एंड को कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इट हैज ब्रांचेस। तो फर्स्ट एग्जाम्पल होमोपॉलीसेकेराइड, जो कि हमने स्टार्च पढ़ा था, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, अ हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसमें आयोडीन मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो आपने 9th या 10th क्लास में स्टार्च आयोडीन एक्टिविटी को स्टडी किया होगा। तो उस एक्टिविटी में यही होता है कि जो स्टार्च है वो अपने अंदर आयोडीन को इस तरह से ट्रैप कर लेता है ड्यू टू इट्स हेलिकल स्ट्रक्चर विच गिव इट ब्लू कलर। तो ये है स्टार्च का स्ट्रक्चर जो कि हेलिकल होता है। एंड वही सेकेंड एग्जाम्पल सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज कुछ इस तरीके का होता है, इट इज अ पैरेलल स्ट्रक्चर। तो ऐसा स्ट्रक्चर होने के कारण इट कांट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। तो ये है सेलुलोज एंड दिस इज स्टार्च। तो आप दोनों के स्ट्रक्चर को यहाँ पे साथ में कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो प्लांट का सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड पेपर्स को बनाने के लिए प्लांट
पल्प का यूज किया जाता है एंड कॉटन फाइबर का भी यूज किया जाता है. सो इट इज सेल्यूलोजिक. अब आती है दूसरी कैटेगरी दैट इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मोनोसेकेराइड्स है इट इज ऑफ मोर देन वन टाइप. They have amino acids, sugar and chemically modified sugars जैसे कि ग्लूकोसामाइन एंड एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन. तो ऐसे ही और भी केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स इसमें आते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेप्टिडोग्लाइकन्स, एगरोज, ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन्स. तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे. अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, यानी कि एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो है इसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं एंड जिसमें से 2 सब यूनिट्स एक जैसे होते हैं जिनके नाम है अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप. तो इसमें आपको 2 सिमिलर अल्फा चेन दिखाई देंगे एंड 2 सिमिलर बीटा चेन दिखाई देंगे. तो यहाँ पे ये 4 सब यूनिट्स आपस में कंबाइन करके फॉर्म करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. ये आप याद रखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स. तो जितने भी एंजाइम्स हैं एक्चुअली दे आर प्रोटीन्स, यानी कि ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से. बट यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स ऐसे भी हैं विच बिहेव लाइक एंजाइम्स एंड ऐसे एंजाइम को कहा जाता है राइबोजाइम्स जो कि बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड से. तो एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो ये प्रोटीन है तो इसीलिए इसका भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा जैसा कि प्रोटीन्स का होता है. एंड इसका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है दैट इज बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन. ये फोल्ड होते हैं अपॉन इटसेल्फ जैसा कि हम पढ़ चुके हैं एंड द चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एंड हेंस मेनी क्रीवाइसेस या फिर पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है. तो ये आपको डिटेल में दिखाया गया है, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और ये है पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर. तो ये जो पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है एक्टिव साइट. तो ये जो एक्टिव साइट है यानी कि जो पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है इसमें सबस्ट्रेट आकर फिट हो जाते हैं एंड दस थ्रू देयर एक्टिव साइट these enzymes catalyze reactions at high rate. एंजाइम कैटलिस्ट जो हैं ये थोड़े अलग होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से. तो आप याद रखेंगे जो एंजाइम्स हैं दे आर ऑर्गेनिक. दोनों में डिफरेंस क्या है, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ये काफी एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बट जो एंजाइम है ये डैमेज हो जाता है एट हाई टेम्परेचर और अगर हम इसको एक रेंज दें दैट इज अबव 40 डिग्री सेल्सियस. बट यहां भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ एंजाइम्स जिन्हें आइसोलेट किया जाता है उन ऑर्गेनिज्म से जो ऑलरेडी एक काफी हार्श एनवायरनमेंट में या हम कहें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि हॉट वेंट्स या फिर सल्फर स्प्रिंग. तो इस रीजन में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑलरेडी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. तो इनसे जो एंजाइम्स आइसोलेट किए जाते हैं दे कैन रिटेन alive at that high temperature that is up to 80 to 90 डिग्री सेल्सियस. तो इस टेम्परेचर पे भी ये इजीली किसी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर पाते हैं. थर्मल स्टेबिलिटी इज thus an important quality of such enzymes isolated from. इस तरह के एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म. तो इन एंजाइम्स को और बेटर समझने के लिए
सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप क्लास 9-10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि केमिकल कंपाउंड्स जो हैं दे अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। पहला होता है फिजिकल चेंज, जिसमें शेप में चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जैसे कि आइस का मेल्ट होना इनटू वाटर या फिर वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना। तो ये सभी फिजिकल चेंज में आते हैं। सेकेंड टाइप है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो ये बातें आप पहले से ही जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिकल चेंज को अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है ये, जहां पे बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से एंड इट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड वाटर। तो ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। अब एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। तो ये स्टार्च है विच रिएक्ट विद वाटर, इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस एंड यहाँ पे फॉर्म होता है ग्लूकोज। अब बात करते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट है कितना स्लो है। तो रेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट चल रहा है कितना स्लो चल रहा है, ये हमें पता चलता है कि उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कितना प्रोडक्ट बन रहा है कितने टाइम में, एंड इसको एक्सप्रेस करेंगे इस फॉर्मूला से। देन रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी। तो रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर उसमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया जाए तो। रेट्स ऑफ अ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। तो कोई भी फिजिकल या केमिकल जो चेंज है या रिएक्शन है उसे कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल है टेम्परेचर। तो अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। यानी कि कोई भी जो चेंज है वो डबल हो जाता है अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाए, एंड ये रेट हाफ भी हो सकता है, यानी कि घट सकता है बाय फैक्टर ऑफ हाफ अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस नीचे की तरफ आ जाता है। तो कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट का यूज होता है तो वो रिएक्शन काफी फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू दोज जहां पे कोई भी कैटलिस्ट नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल है ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 एंड वाटर अगर रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड पर सेकेंड। बट इसी का रिवर्स उल्टा ऑपोजिट, अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को यूज ना करें इन इट्स एब्सेंस, रिएक्शन तो होगा बट काफी स्लो होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड फॉर्म होंगे इन एन आवर। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम एंड इन एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम रिएक्शन में कितना डिफरेंस है। The enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times. There are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemicals or metabolic reactions. तो ऐसे बहुत सारे enzymes हैं जो अलग अलग chemical reactions को catalyze करते हैं, and कुछ reaction में कई multiple steps भी होते हैं, and हर एक step को सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स या फिर डिफरेंट एंजाइम्स कैटालाइज करता है, एंड इन्हें कहा जाता है मेटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का कन्वर्ट होना पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज एक ही स्टेप में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, इसमें टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, जो कि आप
आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इस पूरे कन्वर्जन में टोटल 10 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं एंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स और इसे बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। So this very metabolic pathway with one or two additional reactions give rise to a variety of metabolic end products. तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने का जो सफर है वो 10 स्टेप में पूरा होता है एंड ये पायरुविक एसिड आगे अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस में एंटर करता है जहां हमें अलग अलग एंड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में देखने को मिलेगा। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कहा जाता है। तो अगर पायरुवेट एनारोबिक कंडीशन में एंटर करता है देन इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे मसल्स में होता है जब हम काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या आप कभी सडन ज्यादा रन करते हो तो आपको फील होगा कि आपके थाइज में पेन होता है, दैट पेन इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। सेकेंड, अगर ये पायरुविक एसिड एंटर करता है एरोबिक पाथवे में देन इट विल फॉर्म पायरुविक एसिड एंड अगर ये एंटर करता है फर्मेंटेशन में जहां पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है देन the same pathway leads to the production of ethanol, carbon dioxide, energy. तो सेम जो ये सब्सटेंस है ये हमें अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है इन अलग अलग कंडीशंस, जिसे आप आगे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स। तो अभी तक हमने पढ़ा कि केमिकल या फिर मेटाबॉलिक कन्वर्जन जो है उसे रिएक्शन कहा जाता है एंड केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट वो होता है सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है कुछ इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर है एंजाइम का। हर एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ फिट होता है एंड कहाँ फिट होता है, एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट पे फिट होने के बाद फॉर्म होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो हेंस एंजाइम दैट इज प्रोटीन विद 3-dimensional structure including an active site convert substrate into product। तो सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट है वही कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट जब एंजाइम से कनेक्ट होता है तो ये फॉर्म करता है ES कॉम्प्लेक्स। यहाँ E का मतलब है एंजाइम एंड S का मतलब है सबस्ट्रेट। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट तो एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंड इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि जो सबस्ट्रेट है ये एक स्टेबल फॉर्म होता है, एंजाइम भी स्टेबल फॉर्म है, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम से आके कनेक्ट होता है एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है जो कि अनस्टेबल स्टेट है। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग उसके बाद फॉर्म होता है प्रोडक्ट का विच रिलीज फ्रॉम दिस एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट सबसे पहले आके कनेक्ट होता है एंजाइम के एक्टिव साइट पे, देन इससे फॉर्म होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जिसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं एंड देन जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है इट रिलीजेस। In other words, structure of substrate gets transformed into product। अब हम इस पूरे प्रोसेस को इस ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। तो द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो इस पूरे ही प्रोसेस में जो सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट है ये दोनों ही स्टेबल होते हैं।
बट जब सबस्ट्रेट एंजाइम से कनेक्ट हो जाता है एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है एंड देयर इज ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स, ये जो स्टेट है ट्रांजिशन की स्टेट, ये अनस्टेबल होती है। तो जो स्टेबिलिटी है इट इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ग्राफ में आपको ये वर्ड दिख रहा होगा एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि एंजाइम के एब्सेंस में काफी ज्यादा है एंड एंजाइम के प्रेजेंस में ये काफी कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, अकर करने के लिए चाहिए होती है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये विदाउट एंजाइम तो काफी ज्यादा नीडेड होती है, बट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये कम हो जाती है। तो ग्राफ के थ्रू हम किसी भी रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? तो अगर प्रोडक्ट का लेवल सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में नीचे की तरफ है यानी कि लोअर साइड है, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे चेंज को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन विच डजंट require any supply of energy by heat in order to form the product। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक यानी कि एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, जो सबस्ट्रेट होता है इट हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट। तो जो ये डिफरेंस है इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट, इसी डिफरेंस को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एंजाइम है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे की तरफ ले आता है। इसीलिए इस ग्राफ में आपको इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये एक्टिवेशन एनर्जी कम दिख रही है एंड इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम ये एक्टिवेशन एनर्जी काफी हाई हो जाती है। तो एंजाइम जो है ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे की तरफ ले आता है एंड मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट मोर इजी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की। तो ये तो आप समझ ही गए हैं कि जो एंजाइम है इट हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जिसे एक्टिव साइट कहते हैं एंड सबस्ट्रेट जब एंजाइम से बाइंड होता है दे फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। then this complex is short lived and it dissociates into its product and unchanged enzyme। तो एंजाइम एक तरह का कैटलिस्ट होता है जो कि आफ्टर रिएक्शन अनचेंज्ड होता है, यानी कि ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता है, ये एज इट इज रह जाता है एंड रेडी होता है किसी और सबस्ट्रेट को अपने में फिट करने के लिए। तो द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। तो इस तरह से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अगेन समझते हैं, सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में बाइंड होते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड ईएस कॉम्प्लेक्स, देन इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड तुरंत ही ये बदल जाता है एंजाइम प्रोडक्ट में एंड देन ये एंजाइम एंड प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं जहां एंजाइम अनचेंज्ड होता है एंड रेडी होता है नेक्स्ट रिएक्शन के लिए, यानी कि नेक्स्ट किसी और सबस्ट्रेट को अपने में फिट करने के लिए। अब एक बार इस पूरी कैटालिटिक साइकिल को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले जो एंजाइम है इसके साथ सबस्ट्रेट आकर के इसके एक्टिव साइट पे फिट हो जाता है एंड काफी टाइटली फिट हो जाता है अराउंड दिस सबस्ट्रेट by altering its shape। then जो एक्टिव साइट है एंजाइम का वो काफी क्लोजली अटैच होता है इन सबस्ट्रेट से and break the chemical bonds of substrate and form the new bonds and ये new bonds form करके form हो जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। then ये शॉर्ट लिव्ड होता है ये पूरा प्रोसेस एंड सून it gives rise to release of these products and जैसे ही ये प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं ये एंजाइम ऐसे ही अनचेंज्ड रहता है and again it is ready to accept the another substrate for further
रिएक्शन। तो इस तरह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स एज अ साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन सभी फैक्टर्स की जिनसे एंजाइम एक्टिविटी अफेक्ट होती है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं एक्चुअली में दे ऑल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, यानी कि एंजाइम्स का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उन्हें ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा टेम्परेचर एंड पीएच। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच पे एक्टिवली वर्क करते हैं। एंड ये जो नैरो रेंज है टेम्परेचर का जिस पे एंजाइम्स हाईली एक्टिव होते हैं, इसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंड पीएच को बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच। इसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। तो अगर जो ऑप्टिमम पीएच का रेंज है, अगर ये पीएच उससे कम होता है या ज्यादा होता है, तो एट दैट पॉइंट जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन होगी, बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। एंड टेम्परेचर की बात करें तो अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम होता है तो एंजाइम्स दे गेट टेम्पररीली इनएक्टिव, और अगर ये टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज से ज्यादा होता है तो एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज जो प्रोटीन है दे गेट डीनेचर्ड बाय हीट। थर्ड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जिसे इस ग्राफ की, इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जब स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी जो कंसंट्रेशन एंजाइम्स का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। अब जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ते जाएंगे, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, एंजाइम्स ऑक्यूपाइड होते जाएंगे, एंड एक लेवल ऐसा आएगा जब वेलोसिटी जो रिएक्शन की है वो मैक्सिमम पहुंच जाएगी, अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगी, एंड देन और एंजाइम्स अवेलेबल नहीं है टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट, देन देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन तभी इंक्रीज हो पाएगा अगर एंजाइम्स का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो अदरवाइज नहीं इंक्रीज होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का वो अफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को। तो इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। ये है V मैक्सिमम, यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इस रिएक्शन की। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम। तो इसको ध्यान से समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें इनहिबिशन को समझना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है इन विच अ स्पेसिफिक केमिकल कॉल्ड इनहिबिटर बाइंड्स टू एन एंजाइम एंड ब्लॉक इट्स एक्टिविटी। तो जैसा कि नॉर्मली क्या होता है, एंजाइम्स के साथ ये सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं इनके एक्टिव साइट से एंड रिएक्शन स्टार्ट होता है, बट इंस्टेड ऑफ दिस सबस्ट्रेट कोई ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर का कोई स्पेसिफिक केमिकल जिसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी कहा जाता है वो आके इस एक्टिव साइट से बाइंड हो जाए, तो क्या होगा, ये उस रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली ये दोनों ही सेम होंगे। तो इसीलिए जो ये इनहिबिटर है ये उस एक्टिव साइट पे आके परफेक्टली फिट हो जाएगा, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन। It happens when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस सबस्ट्रेट एंड दिस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो आपस में काफी रिजेंबल कर रहा है, दोनों ही एंजाइम के एक्टिव साइट पे परफेक्टली फिट हो जा रहे हैं। Due to its close structural similarity with the substrate, inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme, और इसे कहते हैं competitive inhibitor। तो ये दोनों ही जो टर्म्स हैं ये आपको समझ में आ गए हैं। Consequently, the substrate cannot bind
and as a result enzyme action declines. तो इस फैक्टर को इस एंजाइम की हेल्प से बेटर समझते हैं. तो नॉर्मली जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ फिट होता है तो यहाँ पे एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का, जो कि एंजाइम है जिसके साथ सक्सिनेट जो कि सबस्ट्रेट है ये फिट हो जाता है एंड इट इनिशिएट्स द रिएक्शन. बट अगर इंस्टेड ऑफ दिस सक्सिनेट सबस्ट्रेट कोई और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जैसे कि मैलोनेट, तो मैलोनेट जो है ये स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा रिजेंबल करता है विद सक्सिनेट. तो अगर मैलोनेट सक्सिनेट की जगह इस एंजाइम के साथ फिट हो जाता है तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. तो यानी कि यहाँ पे जो मैलोनेट है ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है. तो सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस. नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स. तो एंजाइम्स को डिवाइड किया गया है इनटू 6 क्लासेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शंस दे कैटेलाइज. तो सबसे पहले जो रिएक्शन की टाइप आती है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेज. तो इसमें क्या होता है, जो एंजाइम्स है दे कैटेलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट्स, 2 सबस्ट्रेट्स. तो एक को यहाँ पे S से डिनोट किया गया है और दूसरे को S डैश से. तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं दिस इज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट एंड दिस इज अदर काइंड ऑफ सबस्ट्रेट. इन दोनों के बीच में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है इस तरह के रिएक्शंस को ये प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट है ट्रांसफरेज एंजाइम. तो ये वो एंजाइम्स है विच कैटेलाइज अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप बट अदर देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप का ये ट्रांसफर करते हैं बिटवीन अ पेयर ऑफ दीज सबस्ट्रेट्स. तो इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं. तो यहाँ पे S एक टाइप का सबस्ट्रेट है एंड S डैश अनदर टाइप का सबस्ट्रेट है. तो ये जो है इस ग्रुप जीस ग्रुप इसका ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू द अदर. थर्ड टाइप है हाइड्रोलेज. ये वो एंजाइम्स होते हैं विच कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड या फिर ग्लाइकोसिडिक. तो इस तरह के ये रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट टाइप है लाइसिस. Those enzymes which catalyze removal of groups from substrate by mechanisms other than hydrolysis leaving double bond. तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ये है एग्जाम्पल लाइसिस का. देन लास्ट है आइसोमरेज. इसमें वो सभी एंजाइम्स आ जाते हैं which catalyze interconversion of optical, geometric और positional isomers. Then ligase. ये एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स दैट इज एंजाइम्स विद कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या फिर बॉन्ड्स. अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को फैक्टर्स की बात करेंगे. इसके लिए हमें एपो एंजाइम टर्म को समझना होगा. तो एपो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो नॉर्मली इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं और इनको एक्टिवेट करने के लिए को फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल ये एक एंजाइम है यानी कि एपो एंजाइम है और ये इनएक्टिव स्टेट में है. ये प्रोटीन का बना होता है ये तो हम जानते हैं. इस इनएक्टिव एपो एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए एक को फैक्टर. ये को फैक्टर याद रखेंगे नॉन प्रोटीन होता है, इसको एक्टिवेटर भी कहते हैं. तो ये एक्टिवेटर जब इस एपो एंजाइम से रिएक्ट करेगा, इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा, तभी ये एंजाइम एक्टिव होगा और किसी रिएक्शन को प्रोसीड करेगा. अदरवाइज इट इज नॉट एबल टू प्रोसीड एनी रिएक्शन. तो जैसे ही ये को फैक्टर इस एपो एंजाइम के साथ आके फिट होता है, ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा एंड देन इट इज एबल टू फिट a substrate with it and form enzyme substrate complex.
तो सभी एंजाइम्स एपो एंजाइम्स नहीं होते हैं। जिन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए कोफैक्टर चाहिए उन्हें एपो एंजाइम कहेंगे, एंड जिन्हें कोफैक्टर्स नहीं चाहिए होता है वो सिंपली एंजाइम्स कहलाएंगे। तो एंजाइम्स या एपो एंजाइम्स दोनों ही प्रोटीन होते हैं, एंड जो ये कोफैक्टर है ये नॉन प्रोटीन होता है, इसको याद रखेंगे। अब काइंड ऑफ कोफैक्टर्स की बात करते हैं। तो 3 टाइप के कोफैक्टर्स दिए हुए हैं हमें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड ये टाइटली बाउंड हो जाते हैं एपो एंजाइम्स के साथ। एग्जाम्पल है इन पैरोक्सीडेज एंड कैटालेज, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। And these catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Next जो कोफैक्टर है वो है कोएंजाइम्स। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह, एंड देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। तो यहाँ पे जो बाउंडिंग थी वो काफी टाइट थी, बट ये सिर्फ ट्रांजिएंट होता है, यानी कि ये तभी बाइंड होता है जब रिएक्शन कैटेलाइज होगा। ठीक है, बाइंड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन ओनली। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, जैसे कि कोएंजाइम निकोटाइनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जिसे NAD कहते हैं, एंड NADP कंटेन्स द विटामिन नियासिन। तो ये आप याद रखेंगे। और लास्ट जो कैटेगरी है कोफैक्टर्स की, दैट इज मेटल आयन। तो ये इनऑर्गेनिक होता है। पहले 2 जो हमने पढ़े हैं दे आर ऑर्गेनिक, बट मेटल आयन क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एंड इट फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम फॉर्म 1 or more कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। इसका एग्जाम्पल है जिंक, जो कि एक कोफैक्टर है फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो जो कैटालिटिक एक्टिविटी है इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम, व्हिच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो जब तक ये कोफैक्टर्स एपो एंजाइम के साथ कंबाइन रहेंगे रिएक्शन होगा। अगर ये रिमूव्ड हो जाएंगे देन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये काफी जरूरी है एपो एंजाइम्स के लिए। आई होप आपको आज के सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तब तक स्टूडेंट्स आप आज के सभी टॉपिक्स को अपनी NCERT बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप श्योर हो जाएं कि हमारा अब तक NCERT से सब कुछ कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।